तो अन्याय से लड़ने की जो है आपकी आदत है वो पहले से आपको है कि अन्याय से तो मैं लड़के रहूंगी। मेरे समय में, हमारे समय में जो पढ़ाई जो थी वो नहीं करने देते थे, लेकिन मेरी एक जिद थी। मेरा सिलेक्शन हुआ नेशनल में, तो मैं हैंडबॉल की प्लेयर थी। मैं इंडिया की गोलकीपर भी रही हूँ और मैं गुजरात की भी गोलकीपर रही हूँ। हमें पता है तब तक आपने शादी भी नहीं की है जी। तो वो उसके पीछे पर्टिकुलर रीजन? इंसानियत बड़ी है, कोई व्यवस्था उसको ओवर पावर नहीं कर पावर सकती। नहीं कर सकती। मेरी माँ पढ़ी नहीं थी, लेकिन उनको ये पता था कि मेरी बेटी कुछ करेगी। देखो, मैं आहिर की बेटी हूँ। सुबह में जब उठती हूँ ना तो बाજરાનો રોટલો અને દહીં અમારું ફેવરિટ છે, રોજ એ જ ખાऊं। सारे रस को आध्यात्मिक है ना, एक रस में आपको लेके खड़ा कर देते हैं। तो उसने बोला कि भाई आपको सारे टेस्ट हुए, ब्रेन कैंसर हुआ, 3rd स्टेज है। तो 3rd स्टेज के अंदर जैसे बोला तो जो होता है ना कि ख़त्म। अब तो एक बार अटेम्प्ट किया था और अटेम्प्ट किया था, उसमें बच गई कि क्योंकि डिप्रेशन है। डिप्रेशन में तो बहुत सारी चीज़ें आती है कि भाई नहीं जीना है। तो बच्चे मैंने पहली एक मैं हूँ मेरी फैमिली में कि जिसने PhD किया। सारे रसों से बड़ा धर्म रस। मेरी माँ 2003 में एक्सपायर हो गई, लेकिन मेरी माँ थी मेरी इंस्पिरेशन। वर्ण व्यवस्था को समान सोशल जस्टिस हो सकता है वो मैं अव्यवस्था को व्यवस्था में कर दूंगी। जिस तरह से अभी जो अव्यवस्था चल रही तो उसको मैं चेंज करना मेरा पहला वो रहेगा। वेलकम टू द नुक्कड़ पॉडकास्ट। आज हम आए हैं एक ऐसी व्यक्ति से मिलने के लिए जो बिजनेस वुमन है, पॉलिटिशियन है, सोशल जस्टिस के लिए बहुत लड़ाई कर चुके हैं बड़ी, और उसके साथ साथ वे स्पोर्ट्स में भी एक अग्रणी पर पहुंच चुकी है और वे खुद पढ़ाई करके डॉक्टर भी बनी हुई है। तो ऐसी व्यक्ति है ज्वेल बसरा जी, जिनसे आज हम मिलने आए। उनके प्रेरणा के बारे में जानेंगे, उनकी लाइफ स्टोरी के बारे में जानेंगे। उनके जीवन में जो उतार चढ़ाव आए हैं बहुत ही प्रेरणादायक है, जो जूनागढ़ के एक छोटे से गांव से लेकर आज इतनी बड़ी कंपनी चला रही है और लोगों के लिए इतनी बड़ी इंस्पिरेशन है। तो बात करते हैं ज्वेल जी से। नमस्ते। थैंक यू मैम। आपकी जो जर्नी है वो काफ़ी इंस्पायरिंग है। हम बात कर रहे थे पहले इंटरव्यू शुरू होने से पहले। सो आप अपने बचपन से शुरू करके हमें बताएंगे कि किस तरह की चीज़ों को आप देखकर इस स्टेज पर आई हैं। पहले तो मैं एक आहिर की बेटी हूँ और आहिरों में पढ़ाई तो सब जानते हैं कि मेरे समय में, हमारे समय में जो पढ़ाई जो थी वो नहीं करने देते थे, लेकिन मेरी एक जिद थी कि मैं कुछ बनूँ, मैं कुछ पढ़ूँ, मैं कुछ आगे कुछ करूँ, मेरे समाज को मैं कुछ दूँ। अगर मैं पढ़ूँगी तो मैं कुछ समाज के लिए करूँगी। तो बस एक पेरेंट्स के साथ लड़ाई झगड़ा, जो भी आप कहो, वो लड़ाई झगड़ा मैं करती थी। और लड़ाई झगड़ा करके मैंने स्पोर्ट्स में एंट्री ली और स्पोर्ट्स में एंट्री लेने के बाद मेरा सिलेक्शन हुआ नेशनल में। तो वो एक नेशनल में जो सिलेक्शन होता है तो अदर्स जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं उनके पेरेंट्स के पास जाते हैं और उनको बोलते हैं कि हमारा सिलेक्शन हुआ। वो बहुत ज़्यादा खुश होते थे, लेकिन मेरे पेरेंट्स जो थे वो पहले ये बोलते कि नहीं, बाहर तो नहीं जाने देंगे। जब स्टेट होता था और स्टेट में जाना होता था तो मैं चुपके से भागती थी घर से। एक ही कपड़े की जो मिलता था, शॉर्ट्स वगैरह जो मिलता था वो लेके जाते थे, लेकिन अपने घर से एक ही कपड़ा लेके वो छोटी सी प्लास्टिक की थैली में डाल के मैं जाती थी। अब जाते वापस जब हम फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर लेकर हम जाते थे तो बच्चे खुश होते थे कि जाकर बताएंगे। और मेरा जैसे राजकोट में टूर्नामेंट हुआ या तो अहमदाबाद में हुआ, कहीं भी गुजरात में कहीं भी टूर्नामेंट होते थे तो मेरे दिमाग में एक ही बात आती थी कि मैं घर जाऊँगी तो मैं पिटूँगी। क्योंकि मैं चुपके से, मैं मतलब घर में बिना बताए मैं निकल जाती थी। तो बस जैसे जैसे घर आता जाता था वैसे वैसे मेरे दिमाग में एक ही बात होती थी, जाऊँगी अभी मार पड़ेगी। लेकिन फिर भी उस मार से मैं डरी नहीं और वो करती गई। और उनके बाद जब साई में जब हमारे ये स्पोर्ट्स अथॉरिटी इंडिया जो है गांधीनगर 15 सेक्टर में, उसमें कुछ सिलेक्शन चल रहा था कि भाई यहाँ बच्चे पढ़ भी सकते हैं और यहाँ से खेल भी सकते हैं। मेरा दिमाग एकदम से हुआ कि बस यहाँ जाऊँगी और मेरा हो जाएगा। फिर मैंने वहाँ पर जो एक एग्ज़ाम होती थी वो एग्ज़ाम दिया और ग्राउंड क्लियर करके मैं साई में 91 में साई में गई और 91 से 98 तक मैं साई में रही। और फिर वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई और मैं हैंडबॉल की प्लेयर थी। मैं इंडिया की गोलकीपर भी रही हूँ और मैं गुजरात की भी गोलकीपर रही हूँ। बहुत बढ़िया। क्या बात है। ये जो आपने कहा कि ये कितना स्ट्रगल है कि भाई मेडल लेके आएंगे और घर पे मार पड़ेगी। ये जो इनाम मिल रहा था तब, तो इससे हम समझ सकते हैं भाई समाज में स्त्रियों की जो स्थिति है जी। तो उसके ऊपर जो आपने सहा और आप यहाँ तक पहुंची जी। और आपने ये जो स्पोर्ट्स के अंदर काम किया
और फिर ये जो जर्नी रही आपकी, हमें पता है तब तक आपने शादी भी नहीं की है जी तो वो उसके पीछे पर्टिकुलर रीजन? जी। एक पहले मैंने बताया कि जैसे मैं जिस जाति से आई हूँ, मैंने आहिर की, प्योर आहिर की बेटी हूँ। और आहिरों में ऐसा होता है कि मतलब मालधारी समाज में बच्चों के लड़कियां होती है वो 18 साल के बाद उसकी शादी हो जाती है। लेकिन मैंने एक ये कहा था कि आहिरों में क्या होता, कोई भी जाति में अगर हमारी जो जाती थी उसमें बच्चियों को अगर मुझे पढ़ने नहीं जाने देते, अगर मुझे खेलने नहीं जाने दे, अगर मैं किसी की बहू बन के जाऊँगी तो वहाँ क्या मुझे फ्रीडम मिलेगा? तो मेरे दिमाग में पहले था फ्रीडम, क्योंकि मुझे चाहिए था फ्रीडम कि भाई फ्रीडम से मुझे कुछ काम करना है, समाज के लिए मुझे काम करना है। अगर मैं शादी कर लूँगी तो मुझे घर से बाहर निकलने नहीं देंगे। तो मेरा एक दिमाग था, मैंने मेरी माँ को मैं मेरी माँ को मैं माँ ही कहती थी। तो माँ मारे, जैसे गुजराती में बोले, माँ हमारे लगन नहीं करवा। तो मेरी माँ मेरे को ये बोलती कि हमारे आहिरों में तो लगन मतलब शादी करनी चाहिए। मैंने कहा नहीं हो सकता, मैं नहीं कर सकूँगी। और मैं दो परिवारों को दुखी नहीं चाहूँगी कि न तो आपके पास यहाँ मैं दुखी करूँगी और ना वहाँ करूँगी, इसलिए प्लीज़ मुझे इससे बाहर निकालो। फिर मेरी माँ पढ़ी नहीं थी लेकिन उनको ये पता था कि मेरी बेटी कुछ करेगी। फिर उसने बोला ठीक है। और आप समझ रहे हैं कि मैं 78 बोर्न, तो उस समय का समय ऐसा था कि कोई अदर कास्ट में शादी ना कर ले, क्योंकि स्पोर्ट्स में है, अदर कास्ट में जाएगी तो हमारा नाक कटवाएगी। तो मेरी माँ ने एक ही बात मेरे को बोली थी कि देख, अगर तेरे को तू कहीं कुछ करेगी नहीं, मैंने उनको प्रॉमिस दिया कि नहीं कभी कुछ नहीं होगा। और फिर उनके बाद उन लोगों ने मुझे परमिशन दिया कि ठीक है तू अपने हिसाब से जो भी करना है। फिर बाद में तो एक जो होता है ना कि हम जिद करते हैं, फिर एक के बाद समाज के अंदर पता चलता है कि भाई ये लड़की आपकी कुछ कर रही है। फिर बाद में तो फिर मेरी फैमिली ने मुझे एक्सेप्ट कर लिया था कि ठीक है तू अपने हिसाब से कर। जब मैं इंडिया की गोलकीपर बनी और मैंने जब इंटरनेशनल खेला, उसके बाद फैमिली ने एक्सेप्ट किया और फिर बाद में ये बोला कि चल तेरी मर्जी है, तू अपने हिसाब से कर। और तब से लेकर आज तक मैं ऐसे ही लगी हूँ। आपने बोला 78 के एरा से आपने आपकी जो लड़ाई है वो शुरू हुई, उसके बाद आपने नेशनल खेला, इंटरनेशनल खेला। तो ये जो सक्सेस की जर्नी आपने फिर देखी, तो उनका नजरिया बदला है या तो फिर नजरिया आज भी वही है? ना, वही तो मैं कह रही हूँ ना कि मैं जैसे इंटरनेशनल खेली और लोगों ने उनको मेरे पेरेंट्स को ये बोलने लगे कि अरे आपकी बेटी ने ये किया, आपकी बेटी। फिर उनके बाद उसका नज़रिया चेंज हुआ कि भाई ठीक है कर रही है तू अपने हिसाब से कर। फिर बाद में सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। जो पहले जो था नेशनल 98 के बाद नज़रिया चेंज हुआ, तब तक तो नज़रिया वही था, बाकी 98 के बाद चेंज हुआ। तो आप भारत के लिए खेली हैं इंटरनेशनल जो अंतर्राष्ट्रीय मैचेस, तो आपका पिक क्या था? यानी आप कहाँ तक स्पोर्ट्स में पहुंची और कौन सा स्पोर्ट्स आप खेल रही थी जिसमें आपने देश को रिप्रेजेंट किया? तो उसके अच्छा, उसमें भी एक मजे की बात बताती हूँ कि मैं गोलकीपर थी, गुजरात की गोलकीपर थी। और सिलेक्शन जो होता है वो गुजरात के गोलकीपर मतलब ऐसे ही होता है कि प्लेयर का सिलेक्शन होता है कि ये प्लेयर है और ये गोलकीपर है। तो मेरा जब गोलकीपर में मेरा सिलेक्शन हुआ, और सिलेक्शन में क्या होता था कि पहले सिलेक्शन होता था, स्टेट खेलते थे, उसमें से बच्चों का सिलेक्शन होता था। सिलेक्शन करके एक कैंप होता था, उस कैंप के अंदर जाना है और वहाँ पर गोलकीपर को गोलकीपिंग की ही प्रैक्टिस करनी है और प्लेयर को प्लेयर की करनी है। अब उस समय क्या हुआ था कि जैसे लोगों को पता चल गया था कि मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट नहीं कर रही है, तो इन लोगों ने क्या किया कि मैं गोलकीपर थी, जो प्लेयर थी, एक वहाँ पॉलिटिक्स चला था कि प्लेयर थी तो प्लेयर को गोलकीपर बनाकर मेरे को वहाँ से निकाल दिया। मेरा सिलेक्शन आगे जाने के लिए नहीं हुआ। लेकिन मैं थोड़ी पहले से ही लड़ाकू हूँ। मैंने कहा नहीं, मैं अन्याय मेरे अपने ऊपर तो अन्याय कभी नहीं देखूंगी। तो फिर मैंने लड़ाई की और लड़ाई करके मैंने गुजरात के स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे, बोरी सागर सर थे उस समय, तो मैंने उनसे बात किया। वो जूनागढ़ के ही थे, तो मैंने उनको बोला कि सर मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। फिर उनने मेरे को, उस समय कांग्रेस के थे, तो उनने मेरे को थोड़ा सपोर्ट किया और फिर बाद में मुझे यहाँ से टीम पहुँच गई थी वो लड़की को लेकर, जो लड़की स्पोर्ट्स मतलब प्लेयर थी, उनको गोलकीपर बना के ले गए थे, लेकिन वो वहाँ पहुँच गई थी। लेकिन फिर उनके बाद मैंने मतलब जो कहते हैं ना कि एकदम से एक फाइटर थी कि भाई नहीं मेरा सिलेक्शन होना चाहिए, मैं गोलकीपर थी, मेरे को क्यों निकाला। फिर उसके बाद सर ने मेरे को यहाँ से, यानी स्पोर्ट्स का जितना भी स्टाफ था, उन लोगों को वो ये लगा कि नहीं ये सही है। फिर उनके बाद इन लोगों ने मेरे को बाय एयर दिल्ली में भेजा कि भाई यही खेलेगी और यही करेगी। उनके बाद मेरे दिमाग में एक हो गई कि नहीं, फाइट करेंगे तो कुछ भी हो जाए, कितने भी कोई भी कुछ भी करेगा, लेकिन हम फाइट करेंगे तो उनका आंसर तो मिलेगा, और उनका हमको मिलता है और मुझे मिला था।
तो अन्याय से लड़ने की जो है आपकी आदत है वो पहले से आपको है कि अन्याय से तो मैं लड़के रहूंगी। देखो, अन्याय की बात जब आप कर रहे हैं ना भाई, तो मैं ये कहूँ कि फैमिली सपोर्ट नहीं था, मुझे अपने आप ही लड़ना था। तो मैं पहले से मैं अपने आप से ही लड़ी थी, क्योंकि अगर मैं फैमिली को बोलेंगी तो फैमिली तो पहले से ही मना कर रही है कि नहीं 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 खेलना है, उसको तो मजा आ जाएगा कि चलो नहीं हुआ, नहीं जाएगी। तो मुझे अपने आप को मैं कुछ हूँ साबित करने के लिए, मुझे खुद की लड़ाई तो मुझे खुद को ही लड़नी है ना। वही लड़ाई आज भी लड़ रही हूँ, पहले भी लड़ती थी, आज भी लड़ रही हूँ, क्योंकि समाज के लिए लड़ रही है कि समाज को कुछ देना है। अगर समाज सेवा करनी है तो लड़ाई तो करनी पड़ेगी। तो पहले मैंने अपने आप लड़ी और उनके बाद मैं समाज में उतरी हूँ, क्योंकि जो इंसान कभी भी खुद के लिए लड़ेगा वही किसी के लिए लड़ पाएगा। अगर खुद के लिए कोई स्टैंड नहीं ले पाएगा तो जीवन में किसी के लिए स्टैंड नहीं ले पाएगा। तो आपकी ये जो लड़ाई है ये आप उसको पॉलिटिकल स्टेज तक आप लेकर गई हैं। तो आपने आम आदमी पार्टी ज्वाइन किया और उसके पीछे क्या स्टोरी है? अब वो तो बहुत मज़ेदार स्टोरी है कि मेरे को 2010 में कैंसर डिटेक्ट हुआ था, ब्रेन कैंसर। तो ब्रेन कैंसर डिटेक्ट हुआ तो एक होता है ना कि अब मेरा क्या होगा। तो मैं मतलब जो स्पोर्ट्स वाले होते हैं ना वो थोड़े विल पावर होता है और कैंसर उन दिनों में कैंसर तो बहुत बढ़िया, आज कैंसर क्योर हो रहे हैं, लेकिन उस समय जब कैंसर आया मैं थोड़ी डाउन तो हुई थी कि भाई कैंसर। लेकिन फिर मैं अपने आप को क्वेश्चन कर रही थी, मुझे क्यों हुआ, मैंने क्या किया कि मुझे, क्योंकि एक समाज जो होता है ना कि कहीं इसको क्या हुआ तो इसने कुछ गलत किया होगा तो इसको ये हुआ है। तो मैं अपने आप को पूछ रही थी मैंने ऐसा कौन सा गलत काम किया है कि मुझे कैंसर आया। तो मुझे 2-3 मेरे फ्रेंडों ने ये बोला कि तूने कुछ गलत नहीं किया, ये तो होता है, आता है। और फिर उसमें मैंने उसको एक्सेप्ट किया कि हाँ ठीक है हुआ है, तो उसको क्योर कैसे किया जाए, पहले तो वो सोचो, वो बाकी की कैसे हुआ क्यों हुआ वो नहीं, क्योर कैसे होना। फिर उनके बाद मैं गई राजकोट में, डॉक्टर सिद्धार्थ है उनके पास। तो उन्होंने ये कहा कि आप मेरी पेशेंट नहीं हैं। तो मैंने कहा क्यों? बोले नहीं, आपको अगर आप पैसे वाले हैं, अगर आपके पास पैसे हैं तो आप बॉम्बे जाइए। उसने मुझे डॉक्टर भगवती यानी हमारे भारत के सबसे अच्छे न्यूरोलॉजिस्ट जो थे वो भगवती थे। तो उन्होंने मुझे ये बताया कि आप वहाँ जाइए। मैं वहाँ गई, उसने बोला कि भाई आपको सारे टेस्ट हुए, ब्रेन कैंसर हुआ, 3rd स्टेज है। तो 3rd स्टेज के अंदर जैसे बोला तो जो होता है ना कि ख़त्म, अब तो 3rd स्टेज यानी थोड़े दिन ही करना है। लेकिन मेरा डॉक्टर जो था उसने मुझे जो हिम्मत दी कि भाई देखो ज्वेल, मरना है ना तो मरना तो सभी को एक बार है, आज जाना कल जाना सभी को, मुझे भी जाना तेरे को भी जाना, लेकिन इसको जो है ना तू एकदम स्पोर्ट्समैन स्पिरिट वाली बात करेगी ना तो ये तू जल्दी क्योर होगी। मैंने कहा सर कैसे? बोले देख, तू रो के भी, तू रोएगी तब भी तू मरेगी, तू हंसेगी तब भी तू मरेगी। तो मैंने कहा सर तो इसके लिए क्या किया जाए? तो सर ने बोला देख, तुझे जो मज़ा आए वो तू कर। फिर जो जिस तरह से वो बोलते गए वो मैं करती गई। और आखिर में जो इंडिया में पहली बार जो गामा सीजर जब इंडिया में आया था तो उस समय मैंने गामा सीजर करवाया कि होल यहाँ पर सिर में डाल के मेरा जो मेरा कैंसर को क्योर किया। और क्योर करने के बाद कोई भी बड़ा रोग होता है उनके पीछे कोई ना कोई चीज़ आती है, जैसे डायबिटीज़ आ गया, किसी को थायराइड आ गया, किसी को, तो मुझे डिप्रेशन आया था उस समय, लेकिन आज डिप्रेशन को भी मैंने क्योर कर लिया। और आप लंबे समय तक कोमा में रही थी, एक बात हमको जानने में आई, तो वो पोस्ट ऑपरेशन था या फिर ये बीमारी की वजह से आप कोमा में चली गई थी? नहीं, वो ऑपरेशन के बाद हुआ था। 2 दिन जब ऑपरेशन हो गया उनके बाद मैं कोमा में गई और 17 दिन में कोमा में रही। तो मुझे जब मैं कोमा से बाहर आई अगले दिन ही यानी 16वें दिन में डॉक्टर ने बता दिया था कि ये मुझे नहीं लगता है कि वापस आएगी। लेकिन 17वें दिन में मैं कोमा में से जब बाहर आई तब मैंने डॉक्टर का जो डॉक्टर मुझे इतना ज़्यादा दे रहे थे तो मैंने उसी डॉक्टर का हाथ पकड़ा। उस समय डॉक्टर ने मुझे ये बताया, जब कोमा से बाहर आ गई, ठीक हो गई, मैं बातें करने लगी। उस समय डॉक्टर ने मुझे ये बोला था कि मैं डेली तेरे को चेक करने आता है और डेली मैं तेरे कान में बोलता था कि ज्वेल तुझे जीना है, ज्वेल तुझे जीना है। तो वो एक पॉजिटिविटी जो डॉक्टर की थी, मैं जो डॉक्टर मेरे भगवान थे, तो जो पॉजिटिविटी मेरे डॉक्टर ने मेरे दिमाग में भरी, रोज़ कान में आके बोलना, और 17 दिन के बाद मुझे कोमा से बाहर आना, और मुझे लगा कि जैसे मैं बाहर आई मुझे लोग पूछने लगे क्या हुआ था, मैं ब्लैंक थी, मुझे कुछ पता नहीं था। तो मैं पहले कैंसर से पहले यानी 2010 के पहले यानी 2009 तक मैं इतनी अग्रेसिव थी, मैं कोई चीज़ों को, मैं जो भी है सबको मुंह पे कर देना। लेकिन जब कोमा से बाहर निकली मुझे नया जीवन मिला। उनके बाद मैं मेरे जीवन में थोड़ा ठहराव आया,
पहले इतना ठहराव नहीं था कि मुझे एक भगवान ने नया जीवन दिया है और कुछ भी नहीं होता है, एक सेकंड का होता है, चले जाते हैं, निकल जाते हैं। सो व्याधि भी दुख बुद्धा से, तो आपने व्याधि से दुख बोध हुआ और फिर आपने अपनी लाइफ को एक नया वे दिया। मैं 2010 में जब कोमा से बाहर आई, फिर उनके बाद एक बार मैं अपने दोस्त से बात कर रही थी कि यार ये मैं मर जाऊंगी तो लोग कोई पीछे नहीं आएंगे। और देखो उस समय बात ये हुई थी कि बाला साहब ठाकरे मर गए थे, उनकी यात्रा में देख रही थी टीवी पे। तो मैंने उनको बोला कि यार ये देखो कितने लोग जा रहे हैं, हमारे पीछे तो कोई नहीं आया यार, हमारे पीछे तो 10-15 जो भी है आजू बाजू वाले होंगे, भाई बहन भाई वगैरह होंगे, जो हमारे सगे संबंधी होंगे, यार 50 तो होंगे, उससे ज़्यादा। मेरे दोस्त ने मुझे ऐसा है मजाक में ये तू पॉलिटिक्स ज्वाइन करेगी ना तो तेरे साथ आएंगे लोग। और मैं मानती हूँ कि पॉलिटिक्स में जब भी कोई, हमने देखा भी है कि पॉलिटिक्स में जब बेसना वेसना सब होते हैं तो हजारों की संख्या में तो आते हैं। तो वो जो पॉलिटिक्स में जाने का मेरा यही था कि भाई चलो कम से कम हम मरेंगे तो लोग ज़्यादा आएंगे, जीने में नहीं आए जितना हम जो काम कर रहे हैं उसमें नहीं आएंगे उतने। तो ये मतलब ये तो एक मजाक वाली बात हो गई कि मैंने उस तरह, लेकिन हकीकत ये है कि भाई चलो ठीक है कि इसमें जाएंगे तो कुछ होगा। और फिर उनके बाद मैं अगर बीजेपी में जाती या तो कांग्रेस में जाती, तो बीजेपी और कांग्रेस में जाती तो मैं गुम हो जाती, क्योंकि ऑलरेडी वो पहले से ही पार्टी है, पहले से ही वहाँ वर्क कार्यकर्ता हैं, सभी लोग हैं, तो मुझे वो इतना ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं करते। तो फिर उन दिनों में अन्ना हजारे का जो चल रहा था, तो फिर मैं अन्ना हजारे जी के वहाँ गई थी, 10 दिन वहाँ पर बैठी थी। फिर उनके बाद फिर मुझे ये लगा कि ये जो पार्टी है उनकी विचारधारा जो मुझे टच कर रही थी, कि जो जिस विचारधारा से ये पार्टी एस्टेब्लिश हो रही थी, तो मुझे लगा कि मैं इसमें जाऊँगी, क्योंकि सारे लोग नए हैं, मैं उसके साथ कर पाऊँगी। नए हैं तो नए के, मैं भी नई हूँ, सामने वाले जितने जुड़ रहे हैं वो भी नए हैं, तो मैं इसमें होंगी। और 2013 से मैं इस पार्टी में आज तक हूँ। डेफिनेटली मैम। और बीच में कुछ समय था जब आप थोड़ा साइलेंट हो गए थे, यानी पॉलिटिकली आप नहीं कर रहे थे, और जो आपने डिप्रेशन की बात कही, तो वो क्या लो पॉइंट था और उसमें से आप कैसे बाहर आए? मैं बंद तो नहीं हो गई थी पॉलिटिक्स में, मैं एक्टिव नहीं थी। बाकी मुझे जो हो रहा थे, सारी चीज़ें हो रही थी, मैं उसमें थी। मैं जहाँ पार्टी को ज़रूरत पड़ती थी मैं वहाँ जाती भी थी। मेरा फिजिकल वहाँ जाना नहीं था, लेकिन मैं वैसे थी पार्टी के अंदर। लेकिन कहीं मेरे को मीटिंग में जाना है, मुझे ये पार्टी के कार्यक्रम करने हैं, उसमें फिजिकल में नहीं थी, लेकिन पार्टी से मेरा दिमाग उसी से जुड़ा हुआ था। वो न करने का ये था कि मैं डिप्रेशन में थी, और डिप्रेशन में मैंने बोला कि जब कोई भी बड़ा रोग आता है तो उसमें कुछ भी होता है तो उसमें चीज़ें छोड़ के जाता है, तो मुझे उसमें डिप्रेशन में छोड़ा था। तो डिप्रेशन मुझे 100% डिप्रेशन था। तो 2-3 बार तो मैंने सुसाइड के अटेम्प्ट भी कर लिए थे उस समय, जब ये कैंसर क्योर हुआ। फिर उनके बाद मैंने 2 बार 10-10 दिन तक मैं कमरे में बंद रहती थी, और लोगों को पता भी नहीं होता था मैं क्या कर रही हूँ। आजू बाजू पड़ोस वाले बोलते थे कि 3 दिन से बाहर नहीं आई, 10 दिन से बाहर नहीं आई। एक बार अटेम्प्ट किया था, और अटेम्प्ट किया था उसमें बच गई कि क्योंकि डिप्रेशन है, डिप्रेशन में तो बहुत सारी चीज़ें आती है कि भाई नहीं जीना है, तो वो भी एक बार हुआ था। तो मुझे ये लगा कि अगर मैं डिप्रेशन में हूँ और पार्टी में कुछ होगा, जाऊँगी, कुछ होगा, कहीं किसी के साथ कुछ बातें हो जाए, बहस हो जाए, कुछ अपने संबंध खराब हो जाए, इसलिए मैं थोड़ी शांत थी कि मैं नहीं कर रही थी। एक स्पॉट पर्सन के लिए सुसाइडल अटेम्प्ट करना बहुत लेवल का डिप्रेशन आता है, बहुत बड़े लेवल का, तब ये थॉट्स आते हैं। तो आपका उसके बाद आपने स्पोर्ट्स में भी फोकस करना शुरू किया, पॉलिटिक्स में भी फोकस किया, फिर आपके अंडर में बहुत लोग का लाइफ भी आपने बना दिया उनका, राइट? उनको गवर्नमेंट में सब पोजीशन भी मिला हुआ है, जॉब भी मिला है। तो वो दोनों चीज़ें आप हमें बताइए कि किस तरह से आपने उस चीज़ को आगे लेकर गए। एक तो जब मैं डिप्रेशन में थी, मैंने बोला कि मैंने एक सुसाइड अटेम्प्ट किया, और उसके बाद मुझे मेरे सभी दोस्तों ने, मुझे अगर मेरा कैंसर अगर मेरा क्योर हुआ तो मेरे दोस्त, हम ये कहते हैं ना कि दोस्त अच्छे दोस्त होते हैं ना, तो जीवन में दोस्त जो होते हैं ना, दोस्त कमीने होते हैं। तो दोस्तों ने जो मुझे कैंसर से जो बाहर निकाला है, उनके बाद रोज डेली लोगों ने, दोस्तों ने एक नक्की किया था कि आधा घंटा ज्वेल से मैं बात करूंगा, आधा घंटा तू करेगा। यानी मेरे 4 दोस्त थे, वो 4 दोस्त जो है उन लोगों ने एक चेन बना ली थी कि आधा आधा घंटा, क्योंकि डिप्रेशन वाला इंसान जो है ना खाली नहीं छोड़ना चाहिए डिप्रेशन वाले की, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा दिमाग में अंदर कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो उन लोगों ने ये सोचा था कि इन लोगों ने ये किया कि भाई इसको बातें कराओ, कई चीज़ें उसने एक्टिविटी कराना स्टार्ट कर दिया कि भाई तू स्पोर्ट्स में है तो तू ये कर। फिर उनके बाद
ग्राउंड में जाना मैंने स्टार्ट कर दिया, बच्चों से मिलना मैंने स्टार्ट कर दिया। मैंने बच्चों को बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग दी। तो मैं डेली जूनागढ़ में, उन दिनों में जूनागढ़ रहती थी, तो मैं रेलवे स्टेशन, हमारा रेलवे स्टेशन है, वहाँ लाइब्रेरी है, वो लाइब्रेरी में मैंने एक ग्राउंड बना दिया था और वहाँ मैं बच्चों को सभी बच्चों के साथ ट्रेनिंग स्टार्ट कर दिया मैंने, उनको सिखाना स्टार्ट कर दिया और ज़्यादातर बच्चों के साथ रहती थी। और धीरे धीरे फिर उनके साथ मेरा मिलना जुलना हो गया, उनके साथ खेलना हो गया, मैं भी खेलती थी, वो भी बच्चे। तो धीरे धीरे डिप्रेशन से बाहर निकल गई। और फिर उनके बाद स्पोर्ट्स वाली जब बात करते हैं तो मेरा टेनिकोइट एक गेम थी। मैं वैसे तो हैंडबॉल की प्लेयर हूँ और मेरे अंदर डीएनए जो कहते हैं वो हैंडबॉल के हैं, लेकिन एक गेम रिंग की गेम है, वो मुझे एक नई गेम मिली और उस गेम में मुझे बोला गया कि ये गेम अच्छा है। और मैंने भी देखा कि हैंडबॉल का ग्राउंड बहुत बड़ा होता है, थोड़ा कॉस्टली होता है और हैंडबॉल के अंदर 12 बच्चे चाहिए। तो ये गेम मुझे अच्छा लगा कि भाई बहुत सस्ते में एक रिंग 60 रुपीज़ की एक रिंग आती थी और ग्राउंड भी 5x12 का ग्राउंड है। तो उस ग्राउंड में बच्चों को बहुत सारा अपॉर्चुनिटी मिलती है, क्योंकि नई गेम होती है, उसमें बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो मैंने फिर उस गेम के अंदर मैं गुजरात की सेक्रेटरी जनरल बनी और फिर उनके बाद बच्चों को भेजना स्टार्ट किया और फिर उनके बाद फिर वापस सिलेक्शन आया तो फिर मैं इंडिया की वाइस प्रेसिडेंट बनी और फिर हम वर्ल्ड कप में गए। फर्स्ट वर्ल्ड कप हमारा जर्मनी में था। वैसे तो देखा जाए तो हमने स्टार्ट किया 2006 में, टेनिकोइट का जो नेशनल्स था, सॉरी वर्ल्ड कप था, वो हमने हैदराबाद मद्रास में किया था, चेन्नई में। तो 2006 में मैंने फर्स्ट वर्ल्ड कप में मैंने रेफरीशिप किया था, मैं रेफरी थी, वर्ल्ड की रेफरी थी। फिर उनके बाद एक स्पोर्ट्स वाला होता है ना, वो भूखा बहुत होता है हर चीज़ के लिए, यानी पोजीशन के लिए या तो किसी के लिए। तो मैंने ये सोचा कि भाई यहाँ तो होता है, भाई इलेक्शन होता है, तो मैं इसमें भी क्यों ना जाऊँ। फिर मैंने वर्ल्ड बॉडी में भी मैंने एंट्री ली और वर्ल्ड बॉडी में भी मैं हूँ और इंडिया में भी हूँ। और फिर धीरे धीरे जो पोजीशन मिलती गई और एक जो होता है ना कि नेता के गुण पहले से ही था, मॉनिटर बनी जीएस बनी, कैप्टन बनी, वो जो एक पहले से ही था कि भाई लीडरशिप तो मुझे ही करनी, और मैं लीडरशिप के लिए मुझे कुछ भी करना पड़ता तो मैं करती थी। और लीडर के गुण थे मेरे अंदर और आज वही लीडरशिप के साथ काम कर रही हूँ। डेफिनेटली। ये जो टेनिकोइट बताया या उसको टेनिस रिंग भी कहते हैं, ये एक अपने आप में नए तरह का खेल है और बहुत ही रोमांचक और बढ़िया खेल है। हाल ही में जो पेरिस ओलंपिक हुआ था वहाँ भी मैम गई थी और उसको ओलंपिक्स गेम्स में शामिल किया जाए, इसके लिए वे पूरे प्रयत्न भी कर रहे हैं। तो आपको उसके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं कि भाई आपका खेल इतने इंटरनेशनल लेवल पे उसका एक्सपीरियंस। हमारी ओलंपिक में हमारी गेम का डेमो देना था क्योंकि कोई भी किसी भी गेम को इंट्रोड्यूस मतलब आपको देना है, उसमें डालना है, तो उसमें आपको पहले तो उसका डेमो देना पड़ता है, फिर उनके बाद वो लोग डिसाइड करते हैं कि ये गेम को लेना है कि नहीं लेना है। तो हमारी गेम का डेमो हो चुका है, अब उनको लेना नहीं लेना वो वर्ल्ड देखेगा। तो हमने डेमो दे दिया है, अब हमको लेटर आएगा कि आपकी गेम को शामिल किया, लेकिन हमको 100% पता है कि हमारी गेम ओलंपिक में जाएगी। ओलंपिक में जाएगी तो ये बहुत संभावना है कि यहाँ के बच्चों को उसमें एंट्री मिल सकती है, क्योंकि ये जो खेल है किसी को पता ही नहीं, ज़्यादातर मार्केटिंग और ब्रांडिंग उतना नहीं हुआ उस खेल का। तो ये खेल के बारे में जानकारी कहाँ से मिलेगी, कैसे सीखना कैसे है, किस तरह का कैसे कर सकते हैं, एंटर कैसे कर सकते हैं? गवर्नमेंट का इनिशिएटिव लिया है क्या गवर्नमेंट ने इसके बारे में? उसमें ये तो ये गुजरात, पूरे इंडिया के अंदर हमारे जितने स्टेट हैं वहाँ पर ये सभी का रजिस्ट्रेशन हुआ है। और नेशनल्स होते हैं, हमारे नेशनल 3 होते हैं और एक जोन होता है, एक सब जूनियर होता है, एक जूनियर होता है और एक सीनियर होता है, और उनके बाद एक जोनल होता है। तो ये हमारा गुजरात जो है वो वेस्ट जोन में है, तो एक जोनल भी होता है। तो उसमें गुजरात के बच्चे जो हैं उनका सिलेक्शन होता है और वो सिलेक्शन करके हम उनको नेशनल में भेजते हैं। अभी फ़िलहाल 29 तारीख से सब जूनियर नेशनल्स जम्मू में है, वहाँ हमारी गुजरात की टीम जा रही है। तो उसमें क्या होता है कि हम हर एक स्कूल के अंदर एक सर्कुलर भेजते हैं और हम एक डेट निश्चित करते हैं कि इस डेट के अंदर आप लोगों को ये गेम के अंदर एक टीम भी है, टीम भी खेलती है, सिंगल भी खेलती है और मिक्स डबल भी खेलती है और डबल भी खेलती है। जैसे हम डेविस कप खेलते हैं ना, इसी तरह से खेलते हैं। तो सिंगल वाला बच्चा, डबल वाला बच्चा, जिसकी जैसे स्किल होती है उस हिसाब से।
तो हम उस हिसाब से सिलेक्शन करके हम भेजते हैं। अब जब ये बच्चे जाते हैं फिर वहाँ पर सीनियर में जो नेशनल जो हमारा वर्ल्ड कप है, हमारा एशियन खेल खेलने जा रहा है, तो उसमें जो सिलेक्शन होता है वो सीनियर में से ही होता है। तो मेरे गुजरात की जब टीम जाती है, अभी तो इतना गुजरात का इतना परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन जब जोनल का होता है तब गुजरात ने 2 बार सिल्वर मेडल लिए हैं। तो वो जो बच्चे जाते हैं, सो आज हमारी टेनिक्विट जो गेम है वो स्पोर्ट्स कोटा में है। तो जैसे रेलवे में इंक्लूड है, फिर अपने पोस्ट में भी है और आरबीआई में भी है, तो इनकम टैक्स में है। तो ये 4 जगह पे हमारी गेम है। तो उसमें हमारे कई सारे लगभग 500 बच्चे जो हैं, ऑल इंडिया में से 500 बच्चों ने स्पोर्ट्स कोटा पे इनको मिला है। एक हमारी केरला में एक श्यामा है, वो अभी उनको स्पोर्ट्स कोटा में ये अभी वहाँ पर डिप्टी कमिश्नर है स्पोर्ट्स कोटा में। तो ऐसे बहुत अच्छी अच्छी जगह पर हमारे बच्चे। भी मैम एक निजी सवाल है जो मैं बड़ा क्यूरियस था उसके बारे में, अगर पूछ सकूँ, अगर आपको दिक्कत ना हो तो आप आंसर कर सकती हैं कि जो हमारा एटमॉस्फेयर, आपने जो अपने सपनों की कीमत चुकाई है, आपने पहले घर से फाइट की और जो घर पे भी फाइट इसीलिए थी क्योंकि समाज और पूरी दुनिया का जो माहौल ऐसा बना रहा, और आपने हर एक कोई के पर्सनल ऐसा एक्सपीरियंस होता है कि भाई मेरा पार्टनर हो या मेरी लाइफ पार्टनर हो, मैं भी शादी करूं, तो आपने अपने सपनों के लिए शादी नहीं की, तो वो कैसा रहा? यानी वो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, यानी अगर आप वो समझा सके, क्योंकि हर एक की एक ऐसी इमोशनल नीड होती है फीमेल के लिए शादी फीमेल में के करना, लिए, ये और सोसाइटी अपने में। वहाँ तो जो माहौल है, तो उसमें आपने कैसे सर्वाइव किया, और जो आपके भी कुछ अगर ऐसे इमोशन रहे हो तो आपने उसको कैसे टैकल किया? पहले तो एक बात होती, मैं अभी अभी जब आप लोगों की एंट्री हुई थी तभी मैं देख रही थी, मुझे सब भाई के रूप में देखते हैं। तो इमोशनल जो आप इमोशन की बात कर रहे हैं, तो मैं एक जिस परिवार से आ रही हूँ, मैं पहले भी बता चुकी हूँ जिस परिवार से आ रही हूँ, तो कुछ पाने के लिए इमोशन खोने पड़ते हैं। पहले से थोड़ा था कि नहीं शादी नहीं करनी, कि जैसे हम देखते हैं कि मिस वर्ल्ड, मिस ये हम देखते हैं ना कि मिस वर्ल्ड बनी है तो मैं एक बच्चा एडॉप्ट करूंगी, ये करूंगी, ये करूंगी। तो मैंने भी ये बोला था कि मैं एक बच्चा एडॉप्ट करूंगी, तो मेरे दिमाग में था कि मैं एक बच्चा एडॉप्ट करूंगी। तो बात ये हुई कि बच्चे एडॉप्ट करेंगे तो किसका, वही वापस वही आ गया समाज, कि हमारे समाज में किसी और का बच्चा लेना, और मेरे समाज में खास करके मेरे घर के अंदर पढ़ने वाले बच्चे, मैंने पहली एक मैं हूँ मेरी फैमिली में कि जिसने पीएचडी किया। तो मेरे घर के अंदर जो एक एटमॉस्फेयर होना चाहिए पढ़ाई वाला, वो नहीं था। यानी सारे अज्ञानी, जैसे भाई हैं तो 12वीं 10वीं, मेरी माँ अनपढ़ थी। तो उन लोगों को समझाना कि एडॉप्ट करना है बच्चा, तो उनके वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते थे। कैसा बच्चा तू, मतलब अनाथ आश्रम से लेके आएगी तो किस ब्लड का होगा, परेशान करेगा तेरे। लेकिन कृपा फिर मेरे ऊपर भगवान की, वैसे भगवान ने मेरे ऊपर कृपा की, लेकिन जो बच्ची मैंने जो एडॉप्ट की उसकी माँ छीन ली है भगवान ने। तो वो मेरी छोटी बहन थी, तो उनकी बेटी, मेरी सिस्टर 3 कृष्णा, मेरी बेटी का नाम कृष्णा है, जिसको मैंने एडॉप्ट किया है। तो कृष्णा 3 साल की थी तो उसकी माँ एक्सपायर होगी। तो मैंने उन लोगों से पूछा कि मेरी एक इच्छा थी कि मैं कहीं एक बच्चा एडॉप्ट करूं, तो मुझे आप दोगे, क्योंकि मुझे तो एक भिक्षा में लेनी थी बेटी को। तो उसने बोला कि हाँ, हम आपको देने के लिए तैयार हैं, हम देंगे। तो फिर मैं 3 साल की कृष्णा थी तो मैंने उनको ले ली। अब कृष्णा आज योग में मास्टर कर रही है, लेकिन जो एक माँ का प्रेम जो होता है तो वो मुझे मिल गया है। एक माँ का प्रेम चाहिए, इमोशन में तो क्या होता है, एक माँ का प्रेम ही तो चाहिए। तो मुझे माँ बनना था, तो वो मुझे माँ, कृष्णा ने मुझे माँ बना दिया। तो आज मैं उनकी माँ हूँ, सिंगल मदर जिसको कहते हैं, तो मैं सिंगल मदर हूँ। बाकी तो आपको जैसे आपने बोला कि इमोशन, एक लेडी हूँ, इमोशन है, और आप अपने आप को, मैं थोड़ी आध्यात्मिक हूँ, लेकिन मेरे को देख के कोई नहीं कहेगा कि आध्यात्मिक है। तो अगर आप कोई भी एक चीज़ को आपको कट करना है ना, तो आप आध्यात्मिक तरफ जाओगे ना, उनकी तरफ जाओगे ना, तो आपके सारे रंग, सारे रस, वो सारे रस को आध्यात्मिक है ना, एक रस में आपको लेके खड़ा कर देते हैं। तो मैंने एक वो भी चुना है कि मैं आध्यात्मिक हूँ, तो मैंने उस सारे रंग, सारे कलर, सारे रस वो उसमें दे दिया है, और आध्यात्मिकता ने मुझे एक रस दे दिया है, उस रस में अभी मैं थी रही। सारे रसों से बड़ा धर्म रस। हाँ, बस उसी रस से मैं थी रही। बहुत बढ़िया। और आपने फिर पीएचडी कर लिया, आपने डॉक्टरेट हो गए साइकोलॉजी में, तो ये स्पोर्ट्स भी चल रहा है, आप साथ में पॉलिटिक्स भी कर रहे हैं, और फिर आप ये डॉक्टर भी हैं, तो ये सब
इतनी जो आपकी हाँ, जर्नी है। ये डॉक्टर वाली भी बात एक मजेदार बताती हूँ कि मैं जब पढ़ती थी तो मुझे तो कोई गाइड करने, मैंने बोला ना कि मेरी फैमिली में ऐसा कोई नहीं था कि गाइड करना, अपने आप ही फॉर्म भरना है, अपने आप ही करना है, क्या करना है क्या नहीं, वो सब हमको ही डिसाइड करना। अब मैंने जब बड़ी हुई तो मैंने ये पूछा कि आपने मुझे क्यों नहीं कहा कि तेरे को डॉक्टर, मुझे ये पता नहीं था कि साइंस लेंगे तभी डॉक्टर बने। मैंने कहा यार मैं तो डॉक्टर का मैं स्टूडेंट थी, मेरे को क्यों नहीं किया। लेकिन फिर एक दिमाग में ये था कि डॉक्टर आगे लगना चाहिए मेरे। फिर उनके बाद डॉक्टर लगना है तो फिर मेरे सर ने ये बोला कि अगर तेरे को डॉक्टर बनाए तो पीएच डॉक्टर भी आगे लग सकता है। तो मैंने कहा ये कैसे, बिना काटे कुटे, मतलब बचपन होता है तो उस समय हम यहाँ, हाँ हाँ हाँ, काट कुट के डॉक्टर बनना है। काट कुट से ही डॉक्टर बनते हैं ये वाले। फिर उन्होंने समझाया कि भाई ये एजुकेशन डॉक्टर भी, एजुकेशनल डॉक्टर भी होते हैं, पीएचडी करते हैं तो डॉक्टर बनते हैं। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है। फिर उनके बाद मैंने ये पीएचडी किया। आपने डॉक्टर बनने के लिए, लगाने के लिए आप पीएचडी कर लिया, फिर पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लिया अपने रीजन से। सो ये आपकी जर्नी तो बहुत इंटरेस्टिंग है। लेकिन अभी एक बहुत बड़ी डिबेट चल रही है ओलंपिक के बारे में, कि ओलंपिक इंडिया में आ रहा है ना। कॉमनवेल्थ हम लोग कर चुके हैं तो हमको पता है कि हमने कैसे किया है। तो आप क्या सोचते हैं, आप स्पोर्ट्स के इतने अध्यक्ष हैं, अभी आप वो पोजीशन एक्वायर कर रहे हैं, तो आप क्या सोच रहे हैं इसके बारे में? देखो, अगर वर्ल्ड का ओलंपिक अगर हमको देता है, ओलंपिक देता है तो उससे बड़ी बात कोई नहीं है। और हमारा सौभाग्य होगा कि हमारे यहाँ ओलंपिक आता है। लेकिन ये इनके क्राइटेरिया भी होते हैं, उस क्राइटेरिया में मुझे इतना पता नहीं है कि वो क्राइटेरिया हमारा ये पास हो गया है क्या है। उसके आगे मैं उनके लिए मैं ये इतना मानती हूँ एज ए स्पोर्ट्स पर्सन और एज ए स्पोर्ट्स जो अभी मैं जिस पोजीशन में हूँ, तो मैं ये तो यही चाहूँगी ना कि हम कहीं और देश में जा रहे हैं तो हमारे देश में ओलंपिक आए या तो एशियाड आए, जो भी है, कॉमनवेल्थ आए। तो आपने देखा होगा कि जब कॉमनवेल्थ आया था तब भी कितना ज़्यादा भ्रष्टाचार किए थे, और उस समय हम वॉलंटियर थे। जब कॉमनवेल्थ थे ना उस समय हम वॉलंटियर थे, और वहाँ पर बहुत गंदगी थी, वो सब कुछ। और जब आप लेके आते हैं ओलंपिक है या तो एशियाड है या तो जो भी है कॉमनवेल्थ लेके आते हैं, तो उसमें हम तो अभी इसमें कोई कमेंट में नहीं कर सकती हूँ कि क्या है। लेकिन अभी आएगा तो हम एक एज ए पॉलिटिशियन में ये कहूँगी कि इंडिया जो है ना बहुत नीचे जाएगा, क्योंकि जो ओलंपिक की जो कॉस्ट हो वो पूरे भारत को भुगतना पड़ेगा। एक अच्छा कुछ करने के लिए इनका एक बीजेपी वाले का एक एजेंडा है कि उनको कुछ दिखाने के लिए, लोगों को वोट लेने के लिए, या तो कुछ भी करके वोट बैंक के लिए इन लोगों ने ये सारी चीज़ें करी है। लेकिन हम एक पॉलिटिशियन की तरह, स्पोर्ट्स की तरह नहीं, पॉलिटिशियन की तरह अगर मैं सोचूं तो ये एक बहुत बड़ा स्कैम मैं कहूँगी उसको, कि अगर आएगा तो इंडिया जो है ना, भारत देश हमारा बहुत उसमें जाएगा। तो अब देखते हैं उसने क्या किया है। ये अभी बाहर आया नहीं, लेकिन कह रहे हैं कि आएगा 36 में आएगा। लेकिन हमें कहीं कहीं भी अगर हम इंडिया से बाहर खेलने जाते हैं, अगर इंडिया से बाहर जाते हैं तो कोई तो बोलेगा ना हमको कि आपके वहाँ ओलंपिक आ रहा है। लेकिन आज तक हमने किसी से मुंह से सुना नहीं है कि हमारे यहाँ आने वाला है। डेफिनेटली। अभी आप इतने सारे क्षेत्रों में इतना सारा काम करती हैं, तो आप एक और चीज़ हमें बताइए, आपका फेवरेट फूड क्या है? आपको खाने में क्या सबसे ज़्यादा पसंद है? देखो, मैं आहिर की बेटी हूँ। सुबह में जब उठती हूँ ना तो બાજરાનો રોટલો અને દહીં અમારું ફેવરિટ છે, રોજ એ જ ખાઉં। અને રાત્રે સૂતી પહેલા हिंदी कोई बात नहीं, एक गुजराती में एक तो देना है। तो मैं सुबह में जब उठती हूँ तो बाजरे की रोटी और दही खाती हूँ, और रात को जब सोती हूँ तो मेरा फेवरेट है, सोने से पहले हर एक लोग जो काजू बादाम ये खाते हैं, मैं रोज मूंगफली के दाने और गुड़ खा के सोती हूँ। क्या आपका इंस्पिरेशन, ये इतनी सारी चीजें आप कर रहे हैं तो आपका इंस्पिरेशन कहाँ से आता है? खुद से। शुरुआत से मैं अपने लिए ही मैंने लड़ी हूँ। मेरी माँ थी, मेरी माँ 2003 में एक्सपायर हो गई, लेकिन मेरी माँ थी मेरी इंस्पिरेशन, कि हर चीज़ों में इसने मेरा सपोर्ट किया है। अगर मुझे घर से बाहर जाना है तो भाई मना करें तो मेरी माँ को आके बोलते थे क्यों जाने दिया, तो मेरी माँ ये बोलती थी कि मैं सोई थी और गई थी। लेकिन मेरी और मेरी माँ की अंडरस्टैंडिंग थी, तो मेरी माँ ये बोलती थी कि मैं सोई थी और निकल गई, तो मैं जो भी है मेरी वो। लेकिन 2003 के बाद अभी उसी के प्रेरणा से ही अभी जो कुछ हूँ वही है। अभी ये दुनिया है, इसमें बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं, पॉजिटिव्स हैं, नेगेटिव्स हैं। अगर आपके पास पूरी दुनिया के सारे रिसोर्सेस हो और आप इस दुनिया में कोई 3 चीज़ें बदल सकती हैं या नेस्त नाबूद कर सकती हैं, कुछ नया इंट्रोड्यूस कर सकती हैं, तो वो 3 चीज़ें क्या रहेंगी? आप क्या करना चाहोगी?
मतलब तो ये तो एक तो हमारा इंडिया जिस तरह से, अगर मैं पॉलिटिशियन के हिसाब से मैं अगर जो कहूँ तो, और अगर मैं सामाजिक में कहूँ तो, एक तो एक जो समाज के अंदर जो वर्ण व्यवस्था हमने, ठीक है ये तो वर्ण व्यवस्था है, उसको हम बदल नहीं सकते, लेकिन उसको हम समान कर सकते हैं। वर्ण व्यवस्था को समान, सोशल जस्टिस हो सकता है, वो मैं अव्यवस्था को व्यवस्था में कर दूंगी। जिस तरह से अभी जो अव्यवस्था चल रही तो उसको मैं चेंज करना मेरा पहला वो रहेगा। और दूसरा ये है कि जिस तरह से आज उसी में तीन आंसर तो उसी में आ गए ना, कि अगर मैं वर्ण व्यवस्था बनी है लेकिन उसको एक समान अगर करेंगे, उसका अव्यवस्था में से व्यवस्था में लाएंगे तो वो सारी चीज़ें उसी में, एक ही में जो आपके 3 सवाल हैं उसी में ये जवाब आ गया है कि वही चीज़ में इंसानियत बड़ी है, कोई व्यवस्था उसको ओवर पावर नहीं कर सकती 100%। डेफिनेटली। ओके, तो मैम आपने पीएचडी किया, स्पोर्ट्स में इतने बड़े ओहदे तक आप पहुंच गए, तो आपकी इकोनॉमिकल जर्नी आप थोड़ी बताएंगे, किस तरह से आपने इकोनॉमिकल प्रोग्रेस किया, किस तरह से वो स्ट्रगल में से आप बाहर निकली? मैं बाहर से आई हूँ, 2000 तक मैं थी, और 2000 में जब मैं गई फिर मुझे एक स्कूल ने मुझे निकाल दिया। पहले एक स्कूल में टीचर थी, मामूली टीचर थी, वहाँ से मुझे ये बोल के ले गए कि आपको प्रिंसिपल बनाते हैं। मैं एक स्कूल में प्रिंसिपल गई, मुझे ये बोला गया कि हम आपको 17,000 पगार देंगे, लेकिन फिर उसके बाद उसने 6,000 दिया, मैंने उसका पगार नहीं लिया। फिर जब स्कूल खुलते हैं तो स्कूल खुलने के बाद ये मुझे अगले दिन ही मुझे बोलते हैं कि आप नहीं आ सकते। मैंने उनको क्वेश्चन पूछा कि क्यों नहीं आ सकते, बोले आपका लेवल हमारे स्कूल नहीं है। तो मैंने कहा मेरा कौन सा लेवल है? तो बोलते हैं कि आप इंग्लिश में बोलते हैं, आप हिंदी में बोलते हैं, आप गुजराती में बोलते हैं, हमारे बच्चे सारे जो हैं गाँव के बच्चे हैं, इससे आपका लेवल नहीं है। उस समय मैं थोड़ी डिस्टर्ब हो गई कि मेरा कमाने का, मेरा जो रोजी रोटी है वो यहाँ बंद हो गई है, मैं क्या करूँ। लेकिन मैंने कहा प्लीज़ कुछ मेरे, बोले नहीं ये नहीं हो सकता। मैं थोड़े दिन ऐसे रही, मेरा एक भाई मुझे मिला, ये आप पूछ सकते हैं, मेरा एक भाई बोला क्या करे, मैंने कहा ऐसे घूम रही हूँ, तेरे को नौकरी पे जाना है? मैंने कहा कहाँ है? बोले कॉमर्स, नानजी भाई वेकरिया। नानजी भाई वेकरिया का मतलब है कि नानजी भाई वेकरिया जो है जूनागढ़ में NR वेकरिया इंस्टीट्यूट है, तो उनके पास, मुझे ये था कि वहाँ लॉ चल रहा है और वहाँ कॉमर्स चला है, मैं आर्ट्स की स्टूडेंट, तो मैंने कहा वहाँ कौन सा मैं नौकरी करूँगी। बोले नहीं तुम आ। मैं वहाँ गई अपनी फाइल लेकर, और मैंने बोला, नानजी भाई ने बोला कि आप बैठिए, तो मैं बैठी कि आप क्या करती थी? तो मैंने कहा मैं स्कूल में प्रिंसिपल थी। तो बोले क्यों छोड़ दिया? मैंने कहा नहीं छोड़ा नहीं है, वो फाइल देख रहे थे कि क्या मेरी डिग्री देख रहे। तो बोले तो फिर मैंने कहा मुझे निकाला गया। नानजी भाई वेकरिया जो हैं कांग्रेस में सांसद थे, तो उसने उन दिनों में नहीं थे लेकिन वो पहले ऐसे थे, छोटी उम्र में, सबसे छोटी उम्र में वो सांसद बने थे, तो उसने तुरंत ही फाइल बंद कर दिया। तो मैं उनको दादा कहती, मैंने कहा दादा फाइल तो देखो। बोले नहीं, जो इंसान अपनी रोजी के ऊपर जो गलत नहीं बोल सकता है वो मेरी इंस्टीट्यूट में कभी गलत नहीं होने देगा, तो तेरा पगार बोल। तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि मुझे उनने फिर नौकरी दी अपनी कॉलेज में, और अपनी स्कूल, एक नई स्कूल उसको बनानी थी, तो स्कूल और कॉलेज दोनों मैंने किया था। मेरा ये हुआ, फिर 2014 में मैं यहाँ आई, यहाँ अहमदाबाद में। तो अहमदाबाद में मैं कैसे आई, क्योंकि वहाँ मुझे जो सैलरी देते थे वो कम होती थी, तो फिर मेरे को क्या करना है, तो फिर मैं अहमदाबाद आई। और अहमदाबाद में मैंने मुझे सिक्योरिटी के, क्योंकि मेरे को, हम स्पोर्ट्स वाले हैं, हमको मिलता है सिक्योरिटी का लाइसेंस मिलता है, तो मैंने ये कहा कि अगर मैं सिक्योरिटी एजेंसी चालू करूँगी तो मुझे उसका नॉलेज नहीं, मेरे को पहले से ही था कि मेरे को नॉलेज वही चीज़ मैं करती हूँ, तो मुझे नॉलेज है नहीं। तो मैं 2014 में मैं यहाँ आई, एक टॉप सिक्योरिटी थी, उसमें मैंने जॉब किया। मैं पब्लिक रिलेशन PRO थी उसमें, और मैंने वो जॉब किया, 1 साल किया, और उसके बाद मैंने सारा सीख लिया। उनके बाद मैंने लाइसेंस लिया और मैंने खुद की अपनी सिक्योरिटी एजेंसी चालू की। क्या नाम है आपकी? मेरी सिक्योरिटी एजेंसी का नाम है हाई सिक्योरिटी सर्विसेज, क्योंकि मेरी सोच जो हाई थी तो मैंने वही हाई रख दिया कि जो हाई वाले जो हाई रखो भाई, तो ये हाई रख दिया। बहुत बढ़िया। और मैम आपकी ये जो कंपनी है हाई सिक्योरिटीज, तो ये कैसे सर्विसेज प्रोवाइड करती है और किन किन एरियाज में अभी काम कर रही है, उसके बारे में अगर कुछ बता सकें। मेरे पास अभी ऑल गुजरात का लाइसेंस है, हरियाणा का लाइसेंस है और दिल्ली का लाइसेंस है। हम लोग जो है मैन पावर सप्लाई करते हैं, सिक्योरिटी गार्ड भी सप्लाई करते हैं, ये सारा जो है कॉरपोरेट में देते हैं सिक्योरिटी, और बाकी का जो है गवर्नमेंट का, हमारा ज़्यादातर काम गवर्नमेंट में होता है, जैसे SP रेलवे हैं, फिर होमगार्ड्स हैं, सभी जगह में टेंडर होते हैं, और टेंडर के अकॉर्डिंग हमको टेंडर मिलता है, उसमें ड्राइवर हैं, PA हैं, फिर ऑफिस बॉय हैं,
कंप्यूटर ऑपरेटर है, डेटा ऑपरेटर है, वो सारे स्टेनो है, वो सारे लोग हम प्रोवाइड करते हैं। क्या बात है। सो ये आज के समय में महिला एंटरप्रेन्योर, और अभी हाल ही रक्षाबंधन गया तो भाई रक्षा करता है अपनी बहन की, लेकिन ये इतने घरों की रक्षा कर रहे हैं, इतने घर चला रही हैं खुद एंटरप्रेन्योर बन के। सो जो भी महिला देख रहे हैं इनके लिए ये इंस्पिरेशन है कि किस तरह से घर के उठ कर आई और किस तरह से एक सर्कल बना और वापस उन्होंने अपनी सक्सेस को हासिल किया। सो थैंक यू सो मच ज्वेल जी, आपने हमसे बात किया, हमको बहुत ही अच्छा लगा। हम बहुत लोगों से मिलते हैं लेकिन आपकी जो स्टोरी है बहुत ही इंस्पिरेशनल है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विथ अस। थैंक यू सो मच। देखते रहिए और सीखते रहिए। थैंक यू।